हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया उन्होंने ऑलरेडी। नहीं, आवाज मेरी आ रही है? नहीं, इससे नहीं आ रही। वापस करूं? गुड मॉर्निंग सर। मैम है अभी तो। मैम, आपको नहीं आ रही? हेलो, उनका है, वो रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दी है। आ गए धसवाना जी भी आ गए वो। नमस्ते जी। नमस्कार सर। नमस्कार। कैन यू हियर मी? नेगी, आई एम नेगी। कैन यू हियर मी दसवाना जी? धसवाना जी हाँ जी, नमस्कार, मेरे सहयोगी जी भी हैं, नेगी जी मेरे साथ, किमोठी बोल रहा हूँ मैं। नमस्कार नमस्कार नेगी जी है मेरे सहयोगी सीनियर रिपोर्टर हमारे। जी। आपको उनकी आवाज सुनाई दे रही है? हम पहले चेक कर लेते हैं। हेलो, हेलो, आवाज सुनाई दे रही सर? नमस्कार। आपकी आवाज, नेगी जी की आवाज आ तो रही, लेकिन थोड़ा हल्की आ रही है। हल्की? अच्छा, हेड। ठीक, हेलो, अब आ रही है? ये हेलो, अब आ रही है सर? हाँ, आ रही, लेकिन हल्की आ रही है। अच्छा अच्छा, एक मिनट। जरा जोर से बात करेंगे फिर। अब आनी थी ना? हाँ, आनी चाहिए, पर जरा मतलब हल्की आनी। नाउ इट इज ओके, है ना? हाँ, अब है गया। हेलो, आ रही है? हाँ, हाँ, लाइव भी हो गए हम। तो धसवाना जी शुरू करते हैं फिर हम। हाँ, कर सकते हैं शुरू, जैसे आप कहो। 11 बजे का टाइम आपका है। हाँ, कर देते हैं। आप भी आ गए शुभ से शीघ्रम फिर। नमस्कार दसवाना साहब। आज हमारे वी आर वेरी, हम लोग बड़े आप हमारे आभारी हैं, हम आभारी हैं कि आप हमारे साथ हैं। वी आर फॉर्चुनेट इनफ। और आप की जो एक शख्सियत है उत्तराखंड में, एक अलग शख्सियत है, क्योंकि जो हिमालयन हॉस्पिटल और जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट का जो पूरा सिस्टम है, वो आप लोगों ने जिस हिसाब से चला रहे हैं, जो फिलियंथ्रेपिक अप्रोच है, उसकी काफी मतलब एक मॉडल है उत्तराखंड के लिए, किस तरह से वो किया जाए। तो उसमें आप यंग एनर्जेटिक एक रोल मॉडल की तरह हैं। तो हमारे साथ आज विजय धसमाना जी हैं, जो वाइस चांसलर हैं हिमालयन इंस्टीट्यूट के। और हमारे साथ में मेरे सहयोगी हैं, हमारे एडिटोरियल इंचार्ज परितोष किमोठी जी हैं। तो वी शुड स्टार्ट धसमाना जी नाउ। जी जी हाँ हाँ, शुरू धसवाना जी। कीजिए प्लीज, अगर आप। हाँ, आई एम कंफर्टेबल। आप ठीक है? अच्छा सर, हाँ ऐसा हाँ, है, बिल्कुल बिल्कुल, जी जी जी। ये अभी तो कोविड की बात चल रही है, सिचुएशन बहुत बहुत ही क्रिटिकल है, आप जानते ही हैं। और आपका इंस्टीट्यूट एक एक हेल्थ के सेंटर में एक बड़ा वो माना जाता है। तो किस तरह से हाउ यू आर टैकलिंग द चैलेंज, द सिचुएशन, और क्या डिफिकल्टीज और क्या प्रॉब्लम्स आपके ऑर्गेनाइजेशन को आ रही? क्योंकि एक अलग तरह की बीमारी है, इसमें सोशल ये एक अलग स्टिग्मा भी जो पेशेंट के साथ एसोसिएटेड है, और इन्फेक्ट होने का खतरा भी डॉक्टर्स का और स्टाफ का रहता है। तो हाउ यू आर टैकलिंग दिस थिंग, कोविड सिचुएशन? जो सी लिसन दिस COVID-19 जो पेंडेमिक है, इट हैज नॉट ओनली अफेक्टेड इंडिया, बट इट हैज अफेक्टेड द होल ग्लोब। तो सारा विश्व इस समय जो है अपना मंथन कर रहा है, अपनी प्लानिंग कर रहा है, अपने एक्शन ले रहा है कि ये जो नया नोवल कोरोना वायरस है, ये वायरस है क्या, इसको टैकल कैसे करना है, इसके लिए क्या वैक्सीन बननी है, और कैसे जो लोग अफेक्टेड हो रहे हैं उनको कैसे हैंडल करना है, उनको क्या क्या केयर प्रोवाइड करनी है। अभी तक का जो खबरों के माध्यम से जो रिसर्च हो रही है, वो 10 बार ये म्यूटेट कर चुका है वायरस। तो एक बड़ी अनसर्टेनिटी भी इस समय है, एक पैनिक भी पूरा हो रखा है, एक निगेटिविटी भी चारों तरफ फैल रखी है, एक स्ट्रेस फैला हुआ है। तो एक ऐसे समय में जब चारों तरफ लोग परेशान हैं, समझ में नहीं आ रहा है करना क्या है, कैसे इसको हैंडल करना है, तो सबसे पहले तो मैं आपके इस आज के इस वेबिनार के माध्यम से जितने भी लोग आज इसको सुन रहे हैं, मैं सबसे पहले उन सबसे गुजारिश करूंगा कि एक तो सबसे बहुत जरूरी बात है धैर्य को बनाए रखना, अपनी पॉजिटिविटी को बनाए रखना।
क्योंकि अगर हमारे पास पॉजिटिविटी नहीं होगी तो हम ये कुछ भी जो ये स्ट्रेस चल रहा है इसको झेल नहीं पाएंगे हम लोग, और इससे हम लोगों को और हमारी इम्यूनिटी लो होगी और हमें और परेशानी होगी। तो मेरा सबसे पहले तो गुजारिश ये होगा सभी जो दर्शक आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं कि हम लोग धैर्य बना के रखें। परेशानियां जीवन में आती हैं, समय खराब भी आता है, अच्छा भी रहता है। जीवन एक रोलर कोस्टर राइड है, कभी ऊपर और कभी नीचे होते रहते हैं। तो एक ऐसे अदृश्य शत्रु से हम लड़ रहे हैं जिसके बारे में अभी बहुत सी चीजें साइंटिफिक रूप में आगे आनी अभी बाकी हैं। और ऐसे दौर में जब सब लोग परेशान हैं, साइंटिफिक कम्युनिटी भी अपना दिन रात मेहनत कर रही है, शासन प्रशासन अपनी तरफ से पूरी जी जान से लगे हुए हैं, और देखा जाए तो एक स्टैंड स्टिल सा हो गया। मतलब शासन प्रशासन के पास भी एक यही कोरोना हैंडल करने का जो है सबसे पहला टारगेट रह गया है, खास करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऐसे वक्त में ये हम सब लोगों का दायित्व होगा कि हम धैर्य बना के रखें, और जो जो समय पे साइंटिफिक कम्युनिटी हम लोगों को कोई आदेश पारित कर रही है, कोई दिशा निर्देश दे रही है कि हमें कैसे अपना आचरण रखना है, कैसे अपना व्यवहार रखना है इस समय, तो उसको भी हम लोग फॉलो करें। और खाली हिंदुस्तानी नहीं, इस समय पूरा विश्व इससे हिला हुआ है। बड़ी बड़ी लीडरशिप, जो बड़े बड़े विकसित देश हैं, हम लोग तो अभी विकासशील देश हैं, हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो विकसित देश हैं, जो अपने आप को पूर्ण तरह से विकसित कहते हैं, वो लोग भी सब परेशान हैं। तो एक ऐसी समस्या इस समय आ रखी है कि इसमें धैर्य के साथ हम सब लोगों को इसका पालन करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा सबको हमको। जॉली ग्रांट की बात जहां तक है, from the day one we have been very active in handling this pandemic situation. When the national lockdown was imposed on 23rd of March, तो उस लॉकडाउन से सबसे बड़ी दिक्कत जो आई थी, जब चारों तरफ सब बंदी हो गई थी, तो सबसे बड़ी दिक्कत थी जो डेली वेजर लोग हैं, जो लेबर क्लास है, जो रोज अपना दिहाड़ी कमा करके अपना पेट भर रहे थे, तो उन लोगों को हेल्प पहुंचाना सबसे पहली एक प्राथमिकता थी। तो हम लोगों ने भी अपना एक सेपरेट यहाँ फंड क्रिएट किया, उसमें हमारे डॉक्टर्स लोगों ने भी, कुछ हमारे वेल विशर्स ने भी सपोर्ट किया, और हमने डोईवाला क्षेत्र में, रानी पोखरी के क्षेत्र में और रायवाला में, उस क्षेत्र में जितनी भी ये झुग्गी झोपड़ियां थी, जो बस्तियां थी जहां लेबर क्लास रह रहा था, उनको हम लोगों ने करीब 2500 के करीब हमने राशन के पैकेट वहां पहुंचाए। उस राशन के पैकेट में उस समय आटे की शॉर्टेज हो गई थी, तो फिर हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि उसमें 5 किलो चावल, उसमें हम 2 किलो दाल और मसाले और तेल, इस तरह से पैकेट बना के हम लोगों ने 2500 पैकेट पुलिस के माध्यम से, डोईवाला पुलिस का, रानी पोखरी पुलिस का और रायवाला पुलिस का मैं तहे दिल से आभारी हूं कि उन्होंने इसमें हमारी मदद करी, क्योंकि लॉकडाउन था, हम लोग इधर उधर जा नहीं सकते थे, तो उन लोगों ने बड़ा इसमें बड़ी जील से काम किया। तो उन लोगों के माध्यम से हम लोगों ने 2500 राशन के पैकेट डिस्ट्रीब्यूट किए। इसके साथ ही हम लोगों ने राशन के पैकेट डिस्ट्रीब्यूट किए बहादुराबाद में, कोटद्वार में और यमकेश्वर में। साथ में ही उस समय क्योंकि पीपी किट की बहुत शॉर्टेज थी, तो हरिद्वार जिला अस्पताल में हम लोगों ने पीपी किट प्रोवाइड करी। साथ में जो उस समय क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी ठप हो गई थी, लगभग जितने भी प्राइवेट प्रैक्टिशनर थे उन्होंने अपने नर्सिंग होम एक पैनिक में बंद कर दिए थे। जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज थी, चाहे वो दून मेडिकल कॉलेज हो, एम्स हो या दूसरे जिला अस्पताल हो, उन सब में उन्होंने कोविड की तरफ ध्यान दिया था। तो ये भी बड़ी समस्या थी कि नॉन कोविड पेशेंट को कौन ट्रीट करेगा, क्योंकि नॉन कोविड पेशेंट भी तो हैं, उनको भी सेवाएं चाहिए। तो हम लोगों ने, हमारी जो ग्राम्य विकास संस्थान की टीम है, उन्होंने एक तो रूरल क्षेत्रों में जाकर के, घर घर जाकर के, जो खास करके गर्भवती महिलाएं थी जिनको जांच की आवश्यकता थी, जिनको कुछ और जो उस दौरान जो आवश्यक दवाइयां उनको चाहिए होती हैं, वो उनको हम लोगों ने दी। साथ में ही हमारा जो जॉली ग्रांट में हॉस्पिटल है, हम लोगों ने इसको अपना चालू रखा, हम लोगों ने अपनी सेवाएं बंद नहीं करी।
और मैंने अपने सभी डॉक्टरों से निवेदन किया कि ये एक उनके लिए भी परीक्षा की घड़ी है। हम लोगों को एक अपना जो लॉजिकल ब्रेन हमारा है उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, बजाय हम पैनिक में आकर के हम भी शट डाउन कर दें, तो ये कहीं भी समझदारी का काम नहीं होगा। तो हमारे सब डॉक्टरों ने, नर्सिंग स्टाफ ने, पैरामेडिकल ने उस दौरान, जबकि अधिकतर नर्सिंग होम और बंद हो गए थे, और उस दौरान इवन आप विश्वास नहीं करेंगे, बनारस से भी पेशेंट हमारे पास आ रहे थे, क्योंकि जगह जगह स्वास्थ्य सुविधाएं बंद हो गई थी। तो हमारे कैंसर इंस्टीट्यूट में बनारस के कुछ पेशेंट आए दिखाने के लिए। तो हम लोगों ने बंद नहीं किया, हम लोगों ने कहा गतिविधि चालू रहनी चाहिए, जिन लोगों को जो आवश्यकता है वो उनको मिलनी चाहिए। तो उस समय हम लोगों ने अपना अस्पताल चालू रखा, जो बेसिक डेली रिक्वायरमेंट की जो चीजें थी वो जिन लोगों को आवश्यकता थी वहां पहुंचाई। साथ साथ हम लोग वी रिमेन इन कांस्टेंट टच विद द हेल्थ डिपार्टमेंट, स्पेशली द हेल्थ सेक्रेटरी मिस्टर नीतीश झा, and then the honorable chief minister also, and immediately I wrote a letter to them that the Jolly Grant Hospital will always be there to help the administration and the health authorities to handle this COVID pandemic. और जहां जहां पे भी उन लोगों ने जब मीटिंगें बुलाई तो हम लोग वहां गए, हम लोगों ने उसी समय उनको एश्योरेंस दे दिया था। और ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया मैंने, क्योंकि ये सबका एक दायित्व है। एक जब नेशनल कैलेमिटी आती है तो जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जो नॉन कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सबको एक साथ मिलकर के काम करने की आवश्यकता होती है। और ये घड़ी है जिस समय सबको एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में आगे बढ़ना चाहिए, काम करना चाहिए। तो हम लोगों ने सरकार को भी उस समय राइटिंग में भी दिया और हम तत्पर रहे। उसके बाद तुरंत हम लोगों ने अपने यहाँ टेस्टिंग फैसिलिटी चालू करवाई। शुरू में परेशानी हो रही थी परमिशन लेने के लिए, लेकिन हम लोगों ने ICMR के थ्रू परमिशन मिल रही थी, तो टेस्टिंग फैसिलिटी चालू करवाई। अब जब नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे थे तो हम लोगों ने एक सेपरेट बिल्डिंग कोविड हॉस्पिटल के लिए कर दी है अलग। उसमें हम लोगों ने 200 बेड रखे हुए हैं, अभी 25 बेड का ICU भी रखा हुआ है, उसी में ऑपरेशन थिएटर है, उसी में किसी अगर कोविड जो इस कोरोना बीमारी से जो ग्रसित कोई महिला अगर प्रसव होना होगा तो उसके लिए भी व्यवस्था कर रखी है। एक सेपरेट हमने बिल्डिंग उसकी अलग कर दी है, सारी टेस्टिंग फैसिलिटी हैं। और समय समय पर मैंने सरकार से ये भी रिक्वेस्ट करी कि भाई जब ये कोविड फैसिलिटी प्राइवेट को कहा था कि प्राइवेट भी चालू कीजिए, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट करी भाई आप इसके चार्जेस आप डिसाइड कर दीजिए, क्योंकि अननेसेसरी नेगेटिविटी फैलेगी। इसमें देखिए, कोविड मरीजों को हैंडल करने के लिए बहुत ज्यादा अभी कोई मेडिकेशन ऐसी है नहीं। उनको मॉनिटरिंग की जरूरत है, उनको आइसोलेशन में रखने की जरूरत है। जो डॉक्टर उनसे चेकअप करने जाएगा, जो नर्सिंग स्टाफ वहाँ चेकअप कर रहा होगा, जो खाना देने जा रहा है, उसमें जो सबसे ज्यादा कॉस्ट आ रही है वो आ रही है PPE किट की। और उसके बाद जो दूसरी कॉस्ट अगर आवश्यकता पड़ रही है जिसको, तो वो है ऑक्सीजन की। जो हमारे यहाँ मरीज आ रहे हैं उसमें हमने ये देखा है कि करीब 40% लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता है। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज फ्यूचर के लिए हम लोगों के लिए होने जा रहा है कि ऑक्सीजन की आवश्यकता मरीजों को हो रही है, तो वो ऑक्सीजन मरीजों को दिया जा रहा है। मैं अपने जो हमारे डॉक्टर कोविड वार्ड में हम लोगों ने टीम बना रखी है, 14-14 दिन के लिए उनकी हम ड्यूटी लगा रहे हैं, उसके बाद उनको 7 दिन आइसोलेशन में रख रहे हैं। तो वो लोग बेचारे 21 दिन अपने घर परिवार से दूर हैं, चाहे डॉक्टर हैं, चाहे नर्सिंग स्टाफ है, चाहे दूसरा स्टाफ है। तो मैं उनका भी तहे दिल से आभारी हूँ। और कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि जो हम बेस्ट से बेस्ट हेल्प इस समय जो शासन तंत्र है उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं उसमें। इसमें दसवाना साहब ऐसा है कि अभी अचानक कोविड का लोड बढ़ गया है जी, तो उसमें अब बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। देहरादून में 600 से ऊपर आने लगे, तो इस केस में अचानक रिक्वायरमेंट हो रही है, मोर बेड्स आर। आपकी आवाज थोड़ा बहुत कम आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि ICU की भी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है अचानक, और बेड्स की भी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। तो ऐसा कोई कंटीजेंसी प्लान है आपके पास कि अपने नंबर ऑफ बेड्स बढ़ाए जाएं आपके यहाँ ICU? ऐसा है देखिए, हमको जो सबसे बड़ा चैलेंज मुझे लग रहा है अभी, वो
पब्लिक का बिहेवियर है, देखिए इसमें जनता को ये समझना पड़ेगा कि इसको लाइटली न लें, वो बहुत लाइटली ले रहे हैं। लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, और किसी भी सरकार को, कोई भी सरकार होगी, उसको दोष देना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। मैं सरकार का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन उचित नहीं होगा जनता को भी एक समझदारी पूर्वक, एक उसका जो बिहेवियर है वो इररिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहिए। ये वायरस है, ये अदृश्य शत्रु है, ये कब हमारे शरीर में घुस जाए ये किसी को पता नहीं है। दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज इस समय है, बहुत सारे लोग एसिम्प्टोमेटिक घूम रहे हैं, जिनके पास कोई सिम्टम नहीं है इस बीमारी का। अब वो वायरस, वो हमारे पास बैठे हुए हैं, अगर हम उसके नजदीक बैठ के क्लोजली बैठे हुए हैं, बिना मास्क के बैठे हुए हैं, तो वायरस हमारे अंदर भी घुसेगा। पब्लिक से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि सारी जनता रिस्पॉन्सिबल होकर के इस समय व्यवहार करे, कृपया इसको लाइटली न लें। जो जैसे मैंने अभी बताया कि जैसे हमारे यहाँ अभी करीब 102, किसी दिन 102 पेशेंट है, किसी दिन 90 पेशेंट हैं। आंकड़ा ये हमारे यहाँ ये है कि 40% लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है अभी। आईसीयू मतलब जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। वेंटिलेटर की जरूरत 5% लोगों को पड़ी है अभी, जिनको वेंटिलेटर इंट्यूबेट करना पड़ रहा है। और ये भी इसको अन्यथा न लीजिएगा, लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि जो लोग एक बार वेंटिलेटर पे चले गए, उसका बाहर आना फिर जरा मुश्किल है। तो हम उस स्थिति तक न पहुंचे, हम लोग सावधानी से रहें। ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी फ्यूचर में, और मैंने जिलाधिकारी महोदय से भी मैंने उनसे बातचीत करी थी। मैंने कहा बॉस ये तैयारी कर लीजिए कि ऑक्सीजन की आवश्यकता फ्यूचर में पड़ेगी। और सबसे बड़ी दिक्कत ये आएगी कि ऊपर जो पहाड़ी जिले हैं उनमें बड़े अस्पताल हैं नहीं, वहाँ ऑक्सीजन सप्लाई है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम। तो अगर वहाँ भी लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी तो संभवतः वो पेशेंट भी नीचे ही आएंगे। तो जिस हिसाब से जैसे कोरोना बढ़ रहा है, लोग समझदारी से व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो इसको हमें अभी से तैयारी कर लेनी चाहिए कि मैक्सिमम पेशेंट को, जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता है, वही अस्पताल आए। जिन लोगों को नॉर्मल फीवर है वो डॉक्टर से सलाह लेकर के अपने घरों में रह सकते हैं, घरों में व्यवस्था करनी चाहिए। हम लोगों को तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि हम एक युद्ध लड़ रहे हैं, और इस युद्ध में हम, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि ये अदृश्य शत्रु है। तो हम लोग अपने स्तर से अपने अपने घरों में भी तैयारी करें, एक कमरा ऐसे तैयार कर लें, क्योंकि अस्पताल आने का कोई खास औचित्य मुझे दिख नहीं रहा है। अस्पताल में भी आदमी लेटा हुआ है, साइकेट्रिक इलनेस उसको हो रही है, वो बेचारा डिप्रेशन में जा रहा है फिर, क्योंकि 10 से 12 दिन अस्पताल में रहना है। और इस दौरान कोशिश ये कि उसका एक नेचुरल वे में उसका वायरल लोड कम हो जाएगा, ताकि वो इन्फेक्शन ना फैला पाए। तो ऑक्सीजन की आवश्यकता फ्यूचर में बढ़ने वाली है, उसकी तैयारियां हर स्तर पे करनी चाहिए। मैं अपना जो भी हमारा जो फीडबैक है, मैं शासन स्तर पे और जो लोग हेल्थ अफेयर्स पे बैठे हुए हैं उनको समय समय पे हम दे रहे हैं कि फ्यूचर की ये रिक्वायरमेंट हो सकती है। लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक इसको लाइटली न ले। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत आवश्यक है, मास्क लगाना बहुत जरूरी है। लोग खाली मुंह बंद कर दे रहे हैं, नाक खुली हुई है, वायरस तो नाक के अंदर से घुसेगा अंदर। आप जब मास्क लगा रहे हैं, नाक का बंद करना जरूरी है। तो लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। हाँ देखिए, दैनिक गतिविधि भी चलनी है, वो भी जरूरी है, लेकिन हम लोग एक बहुत जिम्मेदार ढंग से इस समय व्यवहार करें, अदरवाइज दिक्कत आएगी। कोई फिर किसी सरकार को दोष देना, किसी को दोष देना, बड़ा सब वो सब बेकार की बातें होंगी। हम लोगों को अपने आप ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि एक तो मुझे इन्फेक्शन ना हो, और अगर मुझे हो गया है तो मेरे से किसी दूसरे को ना हो। और इस समय क्योंकि देखिए ये एक ऐसा सीजन होता है, इस समय नॉर्मल फ्लू भी होता है, इस समय डेंगू भी आता है, इस समय स्क्रब टाइफस भी आता है, और ये कोरोना भी आ रखा है। तो अगर लक्षण किसी में हो रहे हैं तो मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि वो अपना टेस्ट करवा लें इस चीज के लिए कि कोरोना है या नहीं है। अभी मेरे एक जानकार हैं इलाहाबाद में, उनको थोड़ा सा जुकाम हुआ, थोड़ा सा फीवर हुआ, उन्होंने ये प्रिज्यूम किया कि शायद मुझे कोरोना है, उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर दिया।
और 33 ईयर ओल्ड पर्सन, उनकी डेथ हो गई। किससे? उनको डेंगू था। तो अब क्योंकि उसको मालूम नहीं था कि उसको डेंगू है या कोरोना है क्या है। 3 केस हमारे यहां ऐसे आ रखे हैं अस्पताल में जिनको कोरोना हो गया, उनको पता भी नहीं लगा, और अब उनके लंग डैमेज हो रखे हैं। इस समय उनका कोरोना नेगेटिव है, लेकिन शरीर में एंटीबॉडी बन रखी है, इसका मतलब कोविड हो चुका है उनको, और अब इस समय लंग्स डैमेज हो रखे हैं। तो समय पे हम लोग सचेत हो जाएं, समय पे हम लोग इमीडिएटली जब टेस्टिंग फैसिलिटी बढ़ गई हैं, अब ये भी आवश्यकता नहीं है कि डॉक्टर जब प्रिस्क्राइब करेगा तभी आप टेस्ट कराएंगे। तो अब टेस्ट कराने के लिए आदमी को घबराना नहीं चाहिए। होम आइसोलेशन की फैसिलिटी सरकार ने परमिशन दे दी है कि सब अपने घरों में रहें, घरों में थोड़ा व्यवस्था कर लें। आने वाले समय के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम लोग जागरूक होकर के अपना ख्याल खुद रखें। जी जी। एक धसवाना जी, एक ये बात थी कि जो हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट है और स्वामी राम यूनिवर्सिटी भी है, तो ये इनका फोकस बेसिकली हुआ था ह्यूमैनिटेरियन एंगल से। अब कहा ये हम सब ये समझते हैं कि स्वामी राम का जो ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट से उनके लिए खोला गया था, बट अभी कुछ ऐसे लोग का ऐसा इंप्रेशन है कि जो है ये दोनों संस्थान का जो है फोकस कमर्शियल एंगल पे ज्यादा हो रहा है, ऐसा कुछ लोगों का समझना है ऐसा। तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं आभारी हूं आपका कि आपने प्रश्न पूछा है, जी। और मैं चाह रहा था कि ये प्रश्न आपकी तरफ से आए। हाँ। देखिए, 2 बड़ी भयंकर बीमारियां हैं, एक है अजम्पशन और एक है प्रजम्पशन। जब हम अजम्पशन और प्रजम्पशन करके चलते हैं तो ये बहुत बड़ी हम लोगों के लिए एक समस्या खड़ी हो जाती है। जॉली ग्रांट जो संस्था बनी है, इस संस्था को, ये संस्था गुरुदेव स्वामी राम जी की तपस्या का फल है। उन्होंने 1968 में अपने एक डिसाइपल जो कानपुर में हैं उनके लिए एक चिट्ठी लिखी थी, 10 पेज का पत्र है वो, और उसमें उन्होंने अपने इस जो उनका थॉट प्रोसेस चल रहा था कि इस तरह से जॉली ग्रांट में वो बनाएंगे, उसके बारे में उनका जिक्र है। मैंने 1990 से, और जब तक गुरुदेव ने जब शरीर छोड़ा 1996 में, तो उनके बिल्कुल सानिध्य में रह करके मैंने देखा कि किस तरह से उन्होंने संस्थान को खड़ा किया है और क्या उनकी भावना थी। कॉमर्शियल ये संस्थान न कभी था, न कभी, न आज है, और न आगे कभी रहेगा। कॉमर्शियल हमारा एंगल है ही नहीं। वो क्यों नहीं है वो भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। हमारा पहला मोटिव है सेवा करना, सर्विस हमारा मेन मोटो है। वो सर्विस हम यहां पे दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। जॉली ग्रांट में ये जो हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट बना हुआ है, ये क्या है पहले समझना चाहिए हमको। ये एक सोसाइटी है जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर्ड है। इसका मालिक कोई नहीं है। जो यूनिवर्सिटी है वो स्टेट लेजिस्लेचर ने जो लॉ पास किया है उस लॉ से बन रखी है। तो लॉ से कोई चीज बनी हो तो उसका भी कोई मालिक नहीं है। तो मालिक तो संस्था का कोई नहीं है। जो लोग इस संस्था से जुड़े हुए हैं, स्वामी जी के डिसाइपल्स जो जुड़े हुए हैं, वो यहां अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन सेवाओं के एवज में उनको थोड़ा बहुत मेहनताना मिलता होगा, तो वो एज ए सैलरी जैसे एम्प्लॉय को मिलती है वो उनको भी मिल रही है, क्योंकि वो 24 घंटे अपना काम कर रहे हैं, उनको भी अपनी रोजी रोटी चलानी है, अपना घर परिवार पालना पोषना है। जी जी। किसी भी संस्था में, जो संस्था इनकम टैक्स में 12A के अंदर रजिस्टर्ड हो, वो कॉमर्शियल हो ही नहीं सकती। उसकी सारी एक्टिविटी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वॉच कर रहा है। कहां से रेवेन्यू आ रहा है, कैसा वो रेवेन्यू खर्च हो रहा है। इस संस्था से जो भी फाइनेंशियल ईयर के एंड में जो थोड़ा बहुत सरप्लस इकट्ठा होता है, वो किसी मेंबर के बीच में शेयर तो बढ़ता नहीं, तो कॉमर्शियल कैसे हो जाएगी। प्रॉफिट कमाना इस संस्था का कोई न ध्येय था और न है। और जो एक्टिविटी मैं भी आपके सामने रखूंगा, अगर आप मुझे इतना थोड़ा सा मेरे को मोहलत देंगे तो मैं अपनी एक्टिविटी थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि ये संस्था कर क्या रही है।
ये संस्था, अगर देखिए कॉमर्शियल संस्था का पहला एम होता है कि येन केन प्रकारेण प्रॉफिट कमाना, वो हमारा एम नहीं है। जो जॉली ग्रांट हॉस्पिटल है उसमें आज हमारे इस पूरी संस्था में करीब 3000 लोग काम कर रहे हैं। इसका जो सैलरी का जो मंथली बजट है वो करीब 15 करोड़ रुपए है, और 15 करोड़ रुपए डे टू डे रनिंग मेंटेनेंस के लिए चाहिए। बिजली है, पानी है, इक्विपमेंट को मेंटेन करना है, बिल्डिंग को मेंटेन करना है, कुछ और कंज्यूमेबल्स अस्पताल में आते हैं तो वो भी खरीदने हैं। तो 30 करोड़ रुपए का जो एक्सपेंडिचर है वो कहां से आएगा? अभी हमने कुछ दिन पहले अपने जनरल वार्ड की कॉस्टिंग करी थी कि एक बेड की पर डे कॉस्ट कितनी आती है, जो हम सेवाएं दे रहे हैं वो करीब आती है कॉस्ट 1100 रुपए। उसमें हम क्या चार्ज कर रहे हैं अभी जनता से? 400 रुपए ले रहे हैं कुल। उसमें 3 टाइम का उनको खाना भी दे रहे हैं। आप एक टाइम का खाना खाएंगे कहीं तो वही 400 रुपए का पड़ जाएगा। हम 3 टाइम का उनको खाना भी दे रहे हैं, डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, नर्सिंग की विजिट है। जो हमारी फार्मेसी है उस फार्मेसी में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे कॉस्ट प्राइस जिस कॉस्ट पे हमने दवाई खरीदी है उस पे हम 20 से 25% एडिशनल कॉस्ट लेके हम दवाई देते हैं मरीज को, एमआरपी पे नहीं बेचते हैं। आप विश्वास करेंगे कई ड्रग्स ऐसी हैं जिसपे 300-400% का मार्जिन है। अगर आप उसको एमआरपी पे लेंगे तो हम 400% मार्जिन तो ले नहीं रहे हैं, वो 20-25% भी, क्योंकि करीब 120 के करीब तो वहां फार्मासिस्ट ही काम करते हैं तो उनको भी तो सैलरी देनी है। तो कॉमर्शियल एंगल कहीं से भी नहीं है। हमारे यहाँ फुल्ली क्वालिफाइड कॉम्पिटेंट डॉक्टर हैं जो नॉर्थ इंडिया में फेमस हैं इस समय, जिनके नाम से पेशेंट यहां आता है। उन डॉक्टर्स की सैलरी फिक्स है। वो डॉक्टर कोई फ्री में तो काम करेगा नहीं भाई, प्रोफेशनल है, उनको सैलरी देनी पड़ेगी। और कुछ डॉक्टर तो मुझे कई बार बुरा भी लगता है कि हम उनको उनकी योग्यता के मुताबिक सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। किसी भी डॉक्टर के ऊपर हमारे यहाँ कोई ऐसा प्रेशर नहीं है कि आपको इतना पैसा महीना कमा के देना है। तो कोई भी डॉक्टर अनएथिकल काम नहीं करता है, न कोई अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन कराता है, न कोई अननेसेसरी भर्ती करता है, न कोई अननेसेसरी सर्जरी करता है। डॉक्टरों को मेरे क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि हमारा काम है सेवा करना, जो साइंटिफिक काम है वो आप कीजिए। कोई भी मरीज यहां से वापस न जाए जिसके पास पैसा। हर साल हम करीब 8 से 10 करोड़ रुपए का हम फ्री ट्रीटमेंट कर रहे हैं। कौन सा कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है उत्तराखंड में जिसने आयुष्मान स्कीम अपने यहां लागू करी है? आयुष्मान स्कीम में सारे चार्जेस तो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखे हैं, भारत सरकार ने डिसाइड कर रखे हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में हमारे अस्पताल ने सबसे ज्यादा मरीजों को ट्रीट किया है आयुष्मान भारत के अंदर, पूरे हिंदुस्तान में। अच्छा, तो कौन सा कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करेगा? अगर हमारा कॉमर्शियल मोटिव होगा तो हम तो पहले आयुष्मान पेशेंट को बाहर कर देंगे ना, पहले रूटीन पेशेंट भरेंगे। तो वो तो हम नहीं कर रहे हैं। अभी आयुष्मान भारत ने हमको गोल्ड कार्ड दिया है हमारी सेवाओं के लिए। जहां तक क्वालिटी की बात है, हिंदुस्तान में 650 के करीब मेडिकल कॉलेज हैं और इन 650 मेडिकल कॉलेजों के अपने टीचिंग अस्पताल हैं। तो जॉली ग्रांट जो हमारा हॉस्पिटल है ये भी टीचिंग हॉस्पिटल है। NABH जो आपको सर्टिफिकेशन करता है आपकी क्वालिटी केयर के लिए, इन 650 जो टीचिंग हॉस्पिटल हैं इनमें से मात्र 5 या 6 हॉस्पिटल हैं जिनको मिल रखा है, उनमें से एक हम भी हैं। तो जहां तक क्वालिटी केयर का प्रश्न है तो हम कहीं क्वालिटी में भी कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। स्टैंडर्ड हमने मेंटेन किए हुए हैं। अब स्टैंडर्ड का मतलब जो है एयर कंडीशनिंग करना और वुडन पैनलिंग करना और बड़े बड़े ग्लास लगा देना, वो क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी आप स्टैंडर्ड जो प्रोसीजर्स हैं, पेशेंट सेफ्टी आप देख रहे हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल पे आप ध्यान दे रहे हैं, तो उसमें NABH ने हमको NABH सर्टिफाइड हॉस्पिटल हमारा है, तो क्वालिटी केयर भी हम दे रहे हैं। पिछले वर्ष हम लोगों ने करीब 15 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप बांटी है। कौन सा कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन कर देगा? उत्तराखंड के 2000 गांवों में हम ऊपर काम कर रहे हैं पहाड़ में। उन गांवों में हम स्वास्थ्य के ऊपर,
एजुकेशन के ऊपर, इनकम जनरेशन के ऊपर, उत्तराखंड के ऊपर गांव में आजादी के बाद आप लगा लीजिए 70-75 साल हो गए हैं, पीने के पानी की आज भी किल्लत है, दिक्कत है गांव में। महिलाएं आज भी 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर जाकर के सर में बंठा रख के पानी भरने जाती हैं। हमने 450 गांव में पीने का पानी पहुंचाया है, 14,000 टॉयलेट बनाए हैं, मोबाइल वैन हमारी लगातार चल रही हैं, ऊपर जाके हम गांव में सेवाएं दे रहे हैं। तो कौन सा कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन ये काम कर लेगा? मेडिकल कॉलेज जो हमारा है 1995 में बना है मेडिकल कॉलेज, उस समय ये उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट मेडिकल कॉलेज था, उस समय उत्तर प्रदेश का हिस्सा थे। एक किसी एजेंसी ने सर्वे किया अभी 2-3 साल पहले और उन्होंने ये दिखाया, ये बताया कि जॉली ग्रांट मेडिकल कॉलेज हिंदुस्तान के टॉप 25 मेडिकल कॉलेजों में है। हमारे यहाँ कोई भी पार्ट टाइम फैकल्टी नहीं है, फुल टाइम फैकल्टी हमारे यहाँ है, 100% यही काम करते हैं। हम लोग कोई फर्जी फैकल्टी हम लोग नहीं दिखाते हैं। अब मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर को पहले तो ढूंढना बड़ी मुश्किल बात है, फिर उसको रिटेन करना बड़ा मुश्किल है। हमारे ऐसे भी नहीं कि बार बार लोग छोड़ के चले जाते हैं, तो उनको सैलरी भी देनी है भाई। मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर हैं जिन लोगों ने 11-11, 12-12 साल अपने जीवन की पढ़ाई करी है, तो उनको प्रॉपर सैलरी भी मिलनी चाहिए। अगर आपको अच्छी एजुकेशन देनी है तो आपको अच्छी फैकल्टी रखनी पड़ेगी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर रखना पड़ेगा। तो हर चीज की एक कॉस्ट है, कोई भी चीज फ्री में कुछ नहीं मिलता। देखिए, और अब धीरे धीरे सरकारें भी रियलाइज कर रही हैं कि फ्री चीजें जो है बड़ी मुश्किल हो जाएंगी। बिल्कुल। तो हम लोग जो कॉस्ट हमारी आती है, एक हमारा सिस्टम बन रखा है कि उसी कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे हम लोग काम करेंगे। देखिए, सरकार से हमको एक पैसा नहीं मिलता है जी, तो हम सस्टेन कैसे करेंगे? एक हमको सस्टेन भी करना है, इतनी बड़ी संस्था को चलाना भी है, और 10-15% आगे के लिए भी देखना है। मेडिकल इक्विपमेंट आपको मैं बताऊं, अभी हमने जो एक अपनी इसकी रेडियोथेरेपी की मशीन ली थी 2006 में, उस समय उसकी कीमत 6 करोड़ रुपए थी, आज वो 18 करोड़ की आ रही है। तो वो पैसा कहां से आएगा? तो यहीं से हम जनरेट करके यहीं लगा रहे हैं, वो किसी के घर पे नहीं जा रहा है, किसी व्यक्ति विशेष को उसका फायदा नहीं है। जो यहाँ पे ट्रस्टीज हैं, जो मेंबर्स हैं, उनको इंडिविजुअल को किसी को फायदा नहीं है। सब ट्रस्टीज दिन रात बैठ करके यहाँ मेहनत करते रहते हैं कि समाज के लिए हो। कल अगर मैं मर जाऊंगा तो ये संस्था यहीं छूट जाएगी। स्वामी राम जी चले गए तो संस्था यहीं है, जनता की सेवा कर रही है जी। तो सेवा में ही यूज हो रहा है, जितना भी है ना, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, बिल्कुल सेवा बिल्कुल। में। हाँ, किसी इंडिविजुअल को कोई प्रॉफिट नहीं मिलता, यहाँ से कोई शेयर नहीं मिलता है। बढ़िया है, आपने अच्छा डिटेल में डाउट क्लियर किया है। ये कॉमर्शियल एंगल तो है ही नहीं। एक बात मैं आपको और बताऊं, कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होगी कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की पहाड़ में जाके हमने अपना एक नया प्रकल्प शुरू किया है, नया सतपुली, पौड़ी गढ़वाले में सतपुली से आगे 22-23 किलोमीटर है, वहां हम लोगों ने अपना एक नया चैप्टर शुरू किया है, वहां हमने भी डिप्लोमा प्रोग्राम शुरू किए हैं। अच्छा। और अगर हमारा कॉमर्शियल एंगल होता तो सबसे पहले हम लोग वहां हॉस्टल बनाते, हमने हॉस्टल नहीं बनाए। हमने वहां के आसपास के 18 गांवों के लोगों को बुलाया और मैंने कहा भाई आप अपने घरों को ठीक करो, आप कॉन्सेप्ट चेंज कीजिए, घोस्ट विलेज टू होस्ट विलेज। बढ़िया। आप अपने घरों को ठीक करो, जैसे घर हैं इनमें 4 पहिए लगाइए, 2-2 बच्चों को रखो, इनसे नॉमिनल चार्जेस आप ले लो। एक इनकम जनरेशन का साधन वहां के गांव वालों के हो गया है। बढ़िया। तो कॉमर्शियल एंगल हमारा कभी ना रहा है और ना कभी रहेगा, सेवा भाव है। हाँ, ये कि जो हमारी सेवाएं हम दे रहे हैं उसका एक नॉमिनल चार्जेस जो हम नो प्रॉफिट नो लॉस के बेस पे हम लोग चलते हैं, वो एक्सपेंस खाली मीट करने के लिए। हाँ, एक्सपेंसेस मीट करने के लिए हम लोग चार्ज करते हैं, चाहे अस्पताल से हो या ट्यूशन फीस हो। तो उसी एंगल से हम लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए, इतने बड़े आदमी का, इतने बड़े संत का नाम इस संस्था से जुड़ा हुआ है, तो हम में से एटलीस्ट हमारी जो जनरेशन है जिन्होंने स्वामी जी को काम करते हुए देखा और जिन्होंने स्वामी जी के सानिध्य में काम करा, मैं नहीं समझता हूं कि उनमें से कोई भी इस तरह का किसी का भाव ऐसा आएगा कि भाई हम लोग जो है इसको कॉमर्शियली इसको चलाएं। तो कॉमर्शियल एंगल हमारा कहीं भी नहीं है। ठीक। तो सर, और एक यूनिवर्सिटी से के बारे में एक सवाल था कि अभी फिलहाल आपके कोई प्लान है एक्सपेंशन के यूनिवर्सिटी के? क्योंकि आप जैसे बता रहे हैं एजुकेशन अच्छा दिया जा रहा है, क्वालिटी दिया जा रहा है,
तो कोई ऐसा प्लान है और एक्सपैंड करने का यूनिवर्सिटी को, कहीं और कुछ प्रोग्राम चलाने के? देखिए यूनिवर्सिटी का अगर आप वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सिटी का अगर अध्ययन करें जी। तो यूनिवर्सिटी का काम खाली पढ़ाना और डिग्री बांटना नहीं होना चाहिए। यूनिवर्सिटी का काम यह होना चाहिए कि सोसाइटी की नीड क्या है, सोसाइटी के जो डेवलपमेंटल इश्यूज क्या हैं, सोसाइटी में कोई अगर किस चीज की रिसर्च की आवश्यकता है ताकि हम नई चीज ला सकें सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए। तो हम लोग जो हमारा बोर्ड ऑफ गवर्नर है, हमारे बोर्ड ऑफ गवर्नर में बड़े अच्छे अच्छे लोग हम लोगों ने छांट के रखे हुए हैं। हमारे उत्तराखंड के जो फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी दास साहब हैं वो हैं, भारत सरकार के एक सेक्रेटरी हैं नामबियार साहब, उनको रखा हुआ है। जो दिल्ली के इस समय एलजी हैं वो हमारे बोर्ड में थे, फिर उनको रिजाइन करना पड़ा जब दिल्ली के एलजी बन गए। तो हम लोगों ने अपने बोर्ड में बड़े अच्छे अच्छे लोगों को रखा हुआ है ताकि एक अच्छी सोच आए, एक ब्रॉडर पर्सपेक्ट हमारे बीच में आए, हम लोग उस पर चर्चा करें। उत्तराखंड के हित के लिए क्या आवश्यक है, यूनिवर्सिटी कैसे उत्तराखंड के हित में आगे बढ़ सकती है, उत्तराखंड के यूथ के लिए, उत्तराखंड में डेवलपमेंट के लिए, उत्तराखंड में टेक्नोलॉजी के लिए। तो इसके लिए हम लोग समय समय पे अपना चर्चा करते हैं, चर्चा करके मंथन करके जो आता है उस पे हम फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। हमने ये डिसाइड किया हुआ है कि खाली कोर्स खोल के कोई फायदा नहीं होना है। वो कोर्स ऐसे हो जिससे कि हमारा यूथ बजाय नौकरी की तरफ जाने के वो एंटरप्रेन्योर बने। आज खाली डिग्री लेके आदमी फिर कहीं चपरासी बनना चाहता है, कहीं क्लर्क बनना चाहता है, कहीं, तो उससे एक अननेसेसरी वो भी बर्डन सोसाइटी के ऊपर हो जा रहा है। इनको एंटरप्रेन्योर कैसे बनाया जाए, इनको कैसे अपने पैरों पे खड़ा किया जाए और ऐसे कोर्स शुरू किए जाएं जिससे कि ये लोग समाज के लिए एक अच्छा स्तंभ बने। ये बहुत आवश्यक है कि हम लोग इस तरह के कार्यक्रम यहाँ पे शुरू करें। समाज के लिए क्या नई टेक्नोलॉजी आ सकती है जिससे खास करके पहाड़ों में जो लोगों की लाइफ है वो थोड़ा सा इजी बन जाए, उनको दिक्कत ना हो। टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल किया जाए ताकि वो लोग जो है उससे जो पब्लिक की जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं उस पर कैसा इंप्रूवमेंट हो। तो इस तरफ हम लोग समय समय पे चर्चा करते रहते हैं। जो बाहर के कुछ विश्वविद्यालय हैं उनसे भी हम लोगों ने अपने अच्छे प्रोग्राम स्किल डेवलपमेंट के हम लोग करने जा रहे हैं। अभी यूनाइटेड किंगडम की जो ग्लोबल हेल्थ अलायंस है उनके साथ मिलकर के हम लोग कुछ नए कोर्सेज यहाँ शुरू करने जा रहे हैं। तो इस समय समय पे हम लोग इस तरह की मंथन करते हैं और मेन फोकस होता है कि उत्तराखंड के पहाड़ों में रहने वाले लोगों का जीवन कैसे सरल बनाया जा सके, उनकी जीवन में जो कठिनाइयां हैं उनको कैसे दूर किया जा सके। बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। मुख खोलो। डॉक्टर सैनी आप अपने आप को म्यूट कर सकेंगे प्लीज? हाँ, की बात करी, बड़ा इम्पोर्टेंट। हम ये जानना चाह रहे हैं कि इसमें स्पेशलिटी का क्या प्लान है? आपकी आवाज सुन रही है? वो जरूरत नहीं है, ट्यूब से खिला दो। ये हटाना सिस्टर जी, ऐसे करना। इनका फोटो हेलो, बहुत अच्छे लग रही है। हाँ जी, नेगी जी की आवाज नहीं आ रही है आपको? नेगी जी की आवाज प्रॉपर नहीं आ पा रही है। हेलो, अब आ रही है सर? हेलो, हाँ जी, हाँ, मैंने कहा कि जो मेडिकल कॉलेज आपका बड़ा इम्पोर्टेंट है, आपने कहा कि टॉप 25 में है और इसमें कुछ नया सुपर स्पेशलिटी, क्योंकि आजकल टाइम इज ऑफ सुपर स्पेशलिटी, तो नई सुपर स्पेशलिटी कुछ ऐड करने का प्लान है? कैंसर में जैसे आपके अच्छा काम हो रहा है। देखिए मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने 1995 में शुरू किया था, तब उस समय 50 सीटें हमारे पास थी, 50 सीटों की परमिशन थी। फिर 97-98 में जाके वो 100 सीटें हुई। एमबीबीएस की 150 सीटें हमारे पास हैं, पोस्ट ग्रेजुएट की भी लगभग 120 सीटें हमारे पास हैं। और अभी हम लोगों ने सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज शुरू कर दिए हैं। हॉस्पिटल की बात जहाँ तक है, वहाँ जो पेशेंट केयर है वो तो लगभग हर ब्रांच में हम लोग दे रहे हैं।
लेकिन जो एजुकेशनल है एक्टिविटी है उसमें हम लोग मेडिकल कॉलेज में भी हम लोगों ने डीएम न्यूरोलॉजी शुरू किया है, एमसीएच ऑन्को सर्जरी शुरू किया है, हम लोगों ने एमसीएच न्यूरो सर्जरी शुरू किया है। तो धीरे धीरे जो नई ब्रांचेज हैं सॉरी उसमें भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और जो रिक्वायरमेंट समय समय पे होगी फिर हम उसको उसी हिसाब से एसेस करके और अपना हम नए कोर्सेज भी मेडिकल कॉलेज में शुरू करेंगे। और एक मैं आपको मेडिकल कॉलेज में हमारी एक बहुत अच्छी स्कीम हम लोगों ने डे 1 से शुरू की हुई है कि जो बच्चे मेडिकल कॉलेज में जिनको एडमिशन मिल जाता है और अगर उनके पास फीस देने के लिए पैसा नहीं होता है तो हम उसको भगाते नहीं है यहाँ से। हम उसको ये कहते हैं कि भाई ठीक है, हम तुम्हें फ्री पढ़ाएंगे और आप हमारे साथ बॉन्ड साइन कीजिए कि आपको हमारे साथ जो हमारे पहाड़ों में सेंटर होंगे वहां कम से कम 4 से 5 साल अपनी सेवाएं देनी होंगी। तो ये हम लोगों ने आप हमारे पास काफी डॉक्टर इस तरह के निकल आए हैं जो हमारे साथ मिलकर के संस्था में ऊपर पहाड़ में लोगों की सेवाएं कर रहे हैं। जी, उत्तराखंड में तो बॉन्ड का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा सरकार का, कई बॉन्ड जंप कर जा रहे हैं बच्चे। उत्तराखंड में जो बॉन्ड का एक्सपीरियंस ठीक नहीं रहा, सरकार भी बॉन्ड करवाती थी। एक्चुअली में क्या है, देखिए मैं इसको आप क्रिटिसिज्म के रूप में मत लेना, और मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि कोई सरकार में बैठे हुए अधिकारी अगर इस बात को सुने तो बॉन्ड जो है, बॉन्ड की पॉलिसी तो ठीक थी, उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाए लोग। क्योंकि अब ये जो लोग थे ये उनका भी नैतिक दायित्व बनता था कि अगर उन्होंने फ्री में पढ़ा है तो भैया पहाड़ की सेवा करो, क्यों भाग रहे हो आप? भाग गए अपने आप जो है इधर उधर छुप गए, कहीं चले गए, और ऊपर से अब सरकार को उनको चेज करना पड़ रहा है। तो ये तो नैतिक दायित्व उन बच्चों का भी था और उनके पेरेंट्स का भी था कि भाई आपने जब बॉन्ड भरा है तो ये मेरा भी तो नैतिक दायित्व बनता है ना, भाई मैं सेवा करूं पर पहाड़ में जाकर के। तो वो मेरे ख्याल से इम्प्लीमेंटेशन फेज में थोड़ा दिक्कत आई है, लेकिन पिछले साल सरकार थोड़ा सख्त हुई थी और काफी लोगों ने वापस ज्वाइन किया। उन्होंने कहा नहीं तो उनको रिकवरी तुम्हारी कर देंगे। तो सरकार इम्प्लीमेंटेशन उसको करेगी, तो एक अच्छी पॉलिसी थी वो, और उसमें काफी लोगों ने ज्वाइन कर दिया वापस। सरकार में अपनी सेवाएं दे रहे हैं हम लोग। आपकी स्पेशलिटीज को देखते हुए डोईवाला की पीएचसी आपको हैंड ओवर करी है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल टिहरी आपको दिया गया है, तो क्या परसेप्टिबल चेंजेस यहाँ नजर आ रहे हैं आपको, और क्या एक्स्ट्रा फैसिलिटीज अब आप देने की सोच रहे हैं वहां पे लोगों को जो पहले गवर्नमेंट सेक्टर में उनको नहीं मिल पा रही थी? पहले मैं डोईवाला सीएचसी के बारे में कुछ बोलना चाहूंगा। ये एक यूनिक मॉडल है। हम पिछले 4-5 सालों से सरकार को रिक्वेस्ट करते रहे कि एक नए मॉडल में एक ऐसा मॉडल बनाया जाए जो कि फ्यूचर में अगर कहीं दूसरे लोग भी इसको इम्प्लीमेंट करना चाहें तो करें। डोईवाला जो सीएचसी है वो सरकार की प्रॉपर्टी है, इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार का है। हम लोग वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी मैन पावर दे रहे हैं। अब जब हम फ्री ऑफ कॉस्ट मैन पावर दे रहे हैं तो इससे भी मैं आपको बोलना चाहूंगा कि हमारा कॉमर्शियल एंगल नहीं है। हमारे करीब 36 स्टाफ वहां पे डेली काम करता है, उसकी करीब 12-13 लाख रुपए महीने की सैलरी है, 1.5 करोड़ रुपए साल का हमारा वो एक्सपेंडिचर है जो हम खाली जनता की सेवा में वहां पे दे रहे हैं। वहां जो भी यूजर चार्जेस इकट्ठा होते हैं वो गवर्नमेंट के खाते में जा रहा है, वो पैसा हमारे पास नहीं आता है। और हम लोगों ने वहां की सेवाओं को सुदृढ़ किया है। वहां पर इनिशियली कम मरीज थे, आज की डेट पे 300-400 मरीज रोज वहां अपनी ओपीडी में आते हैं। कई बार तो वहां वार्ड फुल हो जाते हैं, ओवरफ्लो हो जाते हैं। तो हम लोग वहां पे अपनी फ्री सेवाएं डोईवाला सीएचसी में दे रहे हैं। और ये जनता के लिए भी और सरकार के लिए भी एक नया मॉडल है कि इस तरह के मॉडल अगर कोई वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस आगे आती हैं तो इस तरह के प्रयास किए जाने चाहिए। जो टिहरी जिला अस्पताल है वो एक वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है। वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ने टेंडर डाले थे। उस टेंडर में हम लोगों ने भी अप्लाई किया था, हम लोगों ने अपना इंटेंशन दिया था। और वो जिला अस्पताल और उसके साथ साथ जो 2 सीएचसी हैं, बालेश्वर और देवप्रयाग, उन 2 सीएचसी को और जिला अस्पताल को हम लोग चला रहे हैं। जिला अस्पताल हम लोगों ने जब वहां शुरू किया था तो इनिशियली तो कुछ टीथिंग प्रॉब्लम्स थी, लेकिन बाद में चीजें स्ट्रीमलाइन हो गई हैं और
पिछले साल हम लोगों ने टिहरी जिला अस्पताल में 1,11,000 मरीज ओपीडी में आए, 4,800 के आसपास मरीज भर्ती हुए, वहां 650 के आसपास सर्जरियां हो चुकी हैं, और जो डिलीवरी हुई हैं 500 के आसपास डिलीवरी हुई हैं। सिजेरियन सेक्शन वहां हुए जो जरूरत पड़ी थी, 54 के आसपास सिजेरियन सेक्शन हुए। लैब टेस्ट होने शुरू हो गए हैं, अल्ट्रासाउंड है, सीटी मशीन वहां हम लोगों ने चालू कर दी है। तो जिला अस्पताल टिहरी में सेवाओं को सुदृढ़ कर दिया गया है। और इसके साथ ही जो बालेश्वर और देवप्रयाग में है, अब देवप्रयाग में पिछले साल जो है 18-19 में 12,000 मरीज ओपीडी में आए, वहां भी सर्जरी शुरू, देवप्रयाग की जो सीएचसी वहां सर्जरी शुरू हो गई है, वहां टेस्ट जो लैब टेस्ट फैसिलिटी है वो शुरू हो गई है। ऐसी बालेश्वर में है। तो तीनों जगह हम लोग इसको सुदृढ़ कर रहे हैं। इनिशियली हिकअप्स थे, अभी भी थोड़ा बहुत हिकअप्स हैं, वो दिक्कतें आती हैं, लेकिन इन दिक्कतों को हम दूर कर रहे हैं और जनता को जितनी सेवाएं हम लोग दे सकें इस वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट में, इसमें कांस्टेंट मॉनिटरिंग है और फाइन का सिस्टम भी है। अगर हम कहीं पे कोई गलती है तो सरकार हमारे ऊपर फाइन ठोक देती है। वो एमओयू का हिस्सा है, अच्छी बात है। मतलब ये इस तरह के मॉडल बनने चाहिए। देखिए, अकाउंटेबिलिटी आनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी हर सिस्टम में आनी चाहिए। बिना अकाउंटेबिलिटी के सिस्टम को चलाना बड़ा मुश्किल है। तो सरकार ने हमें भी अकाउंटेबल कर रखा है, और अगर हमारी पेमेंट में डिले होती है तो उनको हमको पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो एक बढ़िया एक एमओयू बन करके हम लोग पीपीपी मोड में जिला अस्पताल टिहरी को भी संचालन कर रहे हैं, और समय बताएगा। मैं समझता हूं धीरे धीरे अच्छी सेवाएं वहां पे मिलने लग गई हैं, और टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा इस्तेमाल किया जाएगा। इनिशियली मैन पावर की दिक्कत थी, तो अब सुदृढ़ हो गई वहां पे सेवाएं, और धीरे धीरे निश्चित तौर पे समय और जो वहाँ के लोग हैं वो बताएंगे कि कैसी हम लोगों ने सेवाएं वहाँ पे दी हैं। अच्छा धसवाना जी, एक अभी कोविड के कारण एक समस्या तो नहीं बोल सकते, बट अंदाजन 3 लाख उत्तराखंडी लोग अलग अलग प्रांतों से, विदेशों से भी वापस लौटे राज्य में। और अब समस्या ये हो रही है कि लाइवलीहुड कैसे हो। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी सरकार ट्राई कर रही है, थोड़े लोग अभी खेती बाड़ी और कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा है कि आपका संस्थान ऐसे लोगों को मदद कर रहा है जो उत्तराखंड वापस लौटे हैं और अपना कुछ काम कर रहे हैं, चाहे वो खेती बाड़ी हो या कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो? नहीं, बिल्कुल। हम लोग इसमें थोड़ा सा अगर आप मुझे बोलने का मौका दें तो मैं थोड़ा सा कुछ बोलना चाहूंगा इस विषय पे। जी। देखिए, माइग्रेशन एक बहुत बड़ा सरदर्द रहा है पहाड़ के लिए। और नरेंद्र सिंह नेगी जी का एक गाना है, गढ़वाली गाना है, कि गंगा जमुना जी का यक मन की घोर प्यासा। गंगा और यमुना का जहां से निकल रही हो वहीं के लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता है। और पहाड़ के लिए बोला जाता है कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ के पानी ने पहाड़ को ही कभी साथ नहीं दिया है। इस समय एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। जो ये यूथ ऊपर आए हैं पहाड़ में, मैं उन सब से गुजारिश करूंगा कि बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे गलियों में रहने से बेहतर है अपने इस पहाड़ की आबो हवा में रहा जाए। अपॉर्चुनिटी बहुत हैं। देखिए, हम लोग जो हमारे पूर्वज थे, हम ऐसे लोगों की संतानें हैं जो बहुत कर्मठ थे। जब ये उत्तराखंड बसा होगा, ऊपर पहाड़ी गांव बसे होंगे, आप लगा लीजिए वो लोग कितने मेहनती रहे होंगे। तब जेसीबी नहीं थी, पता नहीं फावड़े बेलचे थे कि नहीं थे। उन लोगों ने कितनी मेहनत से ये पहाड़ काट काट करके खेत बनाए होंगे। वो बड़े कर्मठ लोग थे साहब। और हम लोग उनके नाम पे कलंक ना बने। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। मेहनत में थोड़ा सा शरीर तोड़ना पड़ता है, लेकिन मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। उत्तराखंड में जो ये यूथ आया है, उत्तराखंड में हो क्या सकता है? देखिए, फैक्ट्री लगाना ऊपर पहाड़ में पॉसिबल नहीं है। चल भी नहीं पाएंगे वो फैक्ट्रियां। रॉ मटेरियल जब नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगी इतनी हाई होगी कि वो मार्केट में कोई लेगा भी नहीं।
उत्तराखंड में पारंपरिक खेती का बढ़ावा बहुत आवश्यक है। देखिए, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर एक सेक्टर है, दूसरा सेक्टर है टूरिज्म एंड वेलनेस। होम स्टे की योजना सरकार ने भी लागू करी है, और मैं आपके इस आज के वेबिनार के माध्यम से ये आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा, और जितने लोग सुन रहे हैं उनके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि बहुत जल्दी हमारी यूनिवर्सिटी एक मासिव स्केल में हम होम स्टे के लिए लोगों को ट्रेन करने जा रहे हैं। अच्छा, बढ़िया। हमने जगहें चिन्हित कर दी हैं। मैं आपको थोड़ा सा जगह अगर नाम बोल सकूं तो, हाँ जी, चक्रोता में है, धनौल्टी में है, काणाताल में है, कैंपटी फॉल में है, देवप्रयाग में खैट पर्वत है, सेम मुखेम है, बूढ़ा केदार है, टेहरी लेक है, धारी देवी है, ताड़केश्वर, कर्णवाश्रम, यमुनोत्री, गंगोत्री, मेलांग वैली, हर्षिल, बड़कोट, हरकीदून, चिन्याली सौड़, केदारनाथ, गुप्त काशी, गौरीकुंड, कालीमठ, त्रिजुगी नारायण, चोपता, हेमकुंड, पांडुकेश्वर, औली, माणा, गैरसैंण, उर्गम वैली, ये जगह हमने सेलेक्ट की हैं। और हम यहाँ से यूथ को लेंगे, उनको हम पिकअप करेंगे, उनको हम ट्रेन करेंगे। होम स्टे क्या है, ये कॉन्सेप्ट कैसे इसको आगे बढ़ाना है। होम स्टे के लिए कोई देखो, नीट एंड क्लीन कमरे होने चाहिए, टॉयलेट हो, खाना चाहे आप उनको दाल रोटी खिलाइए। देखिए, टूरिज्म इंडस्ट्री जो वेस्ट में है या दूसरे देशों में है, एक नया कॉन्सेप्ट उनका है। सामने बड़े बड़े पॉन्ड में मछली चल रही होती है, वो बोलते हैं साहब आप मछली पिकअप कीजिए, कौन सी मछली खाएंगे आप। टूरिस्ट बताता है, वो उस मछली को निकालते हैं और वहीं उसी के सामने काट के उसको फ्रेश बना के देते हैं। हम पहाड़ में क्यों नहीं कह सकते टूरिस्ट को, भैया तुझे कौन सी लौकी खानी है, कौन सी भिंडी तेरे लिए तोड़ूं, कौन सा कद्दू तेरे लिए तोड़ूं। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट को, एक्चुअली में क्या है, पहाड़ में जो यूथ है उसका एक्सपोजर नहीं है, उसको इस कॉन्सेप्ट से एक्सपोज करना होगा। तो सामने सामने उसी टूरिस्ट, मान लीजिए 4 फॉरेनर आ रखे हैं, उन्हीं के सामने, उसी के सामने चूल्हे में वो भिंडी पका रहा है, फटाफट गरम गरम रोटी बना के उसको खिला रहा है, तो उस बेचारे ने तो कभी भी नहीं खाई चूल्हे की रोटी। तो इस कॉन्सेप्ट को, होम स्टे का जो कॉन्सेप्ट है, इसको प्रमोट करने के लिए हम लोग 100 यूथ को भी पिकअप करेंगे, उनको ट्रेन करेंगे, उनको हैंड होल्डिंग करेंगे, ताकि वो ये होम स्टे इन इलाकों में हम लोग इसको चला सकें। बढ़िया। ये होम स्टे के लिए हम लोग काम करेंगे। जो दूसरा, देखिए जो पहाड़ की खेती है, इस समय पूरा संसार ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है। पहाड़ की जो पारंपरिक खेती है वो ऑर्गेनिक है। कोई भी वहां पहाड़ का आदमी न तो इंसेक्टिसाइड डालता है न पेस्टिसाइड डालता है, गोबर डालते हैं, वो भी गाय जो है फर्स्ट क्लास ऑर्गेनिक घास खा रही है पहाड़ में, तो गोबर पड़ता है, और कीड़े मारने के लिए चूल्हे की राख डालते हैं। तो ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना चाहिए। हमने जो तोली में हमारा जो प्रकल्प शुरू हुआ है, सॉरी, वहां हमने 18 गांव के लोगों को इकट्ठा किया, और मैंने उन यूथ को कहा कि आप मेरे लिए दाल उगा के दो, और मैंने उनको यह प्रॉमिस किया है कि जिस दिन आप दाल उगाओगे उसी दिन मैं आपको उस दाल को तुरंत आपको कैश दूंगा। अच्छा। अब उस दाल का मैं क्या करूंगा, देखो हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में 5-6 मेस चलती हैं, वो मेस वाले दाल खरीदते हैं, मैं उनको लिंक कर दे रहा हूँ कि भैया आप ये दाल खरीदोगे यहाँ से, या ये दाल आप बाहर से नहीं लेंगे, आप यहाँ से दाल लीजिए। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं। इसी तरह से हम लोग वहां लोगों को जो पारंपरिक खेती है उसको करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। जो हॉर्टिकल्चर है उसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन उस तरफ भी यूथ को बढ़ावा देना चाहिए। वेलनेस इंडस्ट्री है, देखिए आज हर दूसरा व्यक्ति स्ट्रेस्ड है, तनाव में घूम रहा है, वो माइंड उसका रेस्ट नहीं कर रहा है, घूम रहा है 24 घंटे। तो उसके लिए हम वेलनेस सेंटर पहाड़ों में डेवलप करें। जब होम स्टे होगा तो इसके साथ साथ ही हम वेलनेस सेंटर के लिए भी उस यूथ को ट्रेन करेंगे।
कि वेलनेस सेंटर कैसे चलाना है। हमने जो अपने यहाँ बीएससी योगा साइंस हम लोगों ने शुरू किया है, उसको हमने योग विज्ञान नहीं, उसमें योग विज्ञान के साथ साथ होलिस्टिक हेल्थ भी साथ में जोड़ दिया है कि आदमी को स्वस्थ रखने के लिए उसका शरीर, उसका खान पान, उसका मन, उसका श्वास, ये क्या सही तरीका है ताकि ये यूथ अपने पहाड़ों में वेलनेस सेंटर खोल सकें। आदमी आए, रिलैक्स करे, थोड़ा सा योग करे, थोड़ा सा प्राणायाम करे, थोड़ा सा ध्यान करे। ध्यान के बारे में कोई बात करता ही नहीं है, और ध्यान एक ऐसी दवाई है माइंड के लिए जो सबके लिए आवश्यक है। 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम। अगर आपको अपने मन को शांत रखना है, अगर मन में उथल पुथल होगी आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई कुछ नहीं कर पाता है। इसलिए मन का शांत होना बहुत आवश्यक है। इसके साथ साथ मैं जितने भी प्लेटफॉर्म पे जगह जगह गया हूं, देखिए 5 धाम हमारे हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री एंड हेमकुंड साहिब। अब यहां पूजा के लिए फूल कहां से आ रहा है साहब? नीचे से फूल जा रहा है, नीचे से फूल जा रहा है। तो वहां के लोकल लोग गेंदे का फूल क्यों नहीं उगाते हैं? उसमें कोई मेहनत नहीं करनी है, वही गेंदे के फूल वहां आसपास उगे और वही मंदिरों में बिक जाएं, वहां जो ग्राहक जा रहे हैं वो खरीद लें उनको। और मैं जगह जगह ये भी बोल रहा हूं कि भाई जो वो फूल चढ़ा है, बद्रीनाथ जी के चरणों में चढ़ा है, केदारनाथ जी के चरणों में चढ़ा है, गंगोत्री में चढ़ा है, यमुनोत्री में चढ़ा है, उसको हम ढंगार में न फेंके। कुछ एंटरप्रेन्योर ऐसे मिल जाएं कि जो वहीं पे लोकल एक छोटी सी साबुन बनाने की फैक्ट्री कर लें या अगरबत्ती बन जाए उन फूलों की, और जो गेस्ट वहां जा रहे होंगे, जो यात्री जाएंगे, वो उसको प्रसाद समझ के तुरंत खरीद भी लेंगे। बिल्कुल भाई बद्रीनाथ जी के चरणों में जो फूल चढ़ा होगा, उससे बने हुए साबुन की टिकिया को आप 1000 रुपए में बेचोगे तब भी आदमी खरीद लेगा, उसको प्रसाद समझ के तुरंत लेगा। बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा वर्क करने की आवश्यकता है, इस तरफ यूथ को प्रोत्साहित करने, प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है, थोड़ा सा हैंड होल्डिंग की आवश्यकता है। तो मैं समझता हूं कि धीरे धीरे ये इस तरफ यूथ को बढ़ना चाहिए बजाय नीचे भागने के। मुर्गी पालन बहुत अच्छा व्यवसाय इस समय पहाड़ में कुछ लोग जो कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं मुर्गी पालन, भेड़ पालन, मुर्गी पालन। मतलब इसको हम एक काम को हम लोग उसको हम इसको निकृष्ट क्यों समझते हैं? मैं आपको एक उदाहरण शेयर करना चाहूंगा। आज से करीब 10 साल पहले मैं जब केरल गया था घूमने के लिए, तो वहां जो ड्राइवर हमें लेने आया था एयरपोर्ट पे, मैं 10 मिनट तक पहले उस ड्राइवर को ऊपर से नीचे देखता रहा। उसने बहुत ही सुंदर सफेद साफ सफेद कपड़े पहने हुए थे। जब गाड़ी में घुसा तो चमचमाती गाड़ी, बाहर से भी और अंदर से भी। उसने पानी की बोतल रखी हुई थी, साथ में अखबार रखा हुआ था, बहुत साफ सुथरी गाड़ी। मैं बैठा तो मेरी थोड़ा सा पूछने की एक प्रवृत्ति है। मैंने उसको पूछा, मैंने कहा भाई एक बताओ तो मेरी क्वालिफिकेशन क्या है? उसने कहा साहब मैंने एमकॉम कर रखा है। तो मैंने कहा भाई तुम्हारी वाइफ क्या करती है? कि साहब मेरी वाइफ आयुर्वेदिक डॉक्टर है। तो मैंने कहा यार तुम एमकॉम हो, तुम्हारी वाइफ आयुर्वेदिक डॉक्टर है, तुम टैक्सी क्यों चला रहे हो? बोला साहब देखिए ये एमकॉम मैंने अपने दिमाग खोलने के लिए किया है, मैंने नौकरी पाने के लिए नहीं किया। और ये मेरी अपनी गाड़ी है, मैं साफ सुथरी गाड़ी रखी हुई है, मैं काम कर रहा हूं, तो इसमें गलती क्या है? इसमें गलत क्या है? कोई जरूरी उसने कहा कि ये जरूरी नहीं कि मुझे एमकॉम करके मुझे कहीं क्लर्क बनना चाहिए। क्यों बनूं मैं क्लर्क? मैंने अपने दिमाग को विकसित करने के लिए पढ़ाई करी है और अब मैं गाड़ी चला रहा हूं। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि इस तरह की भावना अगर व्यक्ति के अंदर आए कि एजुकेशन का पर्पज दिमाग को विकसित करने का है, नौकरी पाने के लिए नहीं है। नौकरी सेकेंडरी होनी चाहिए जी। तो उस तरह के लोग हमारे पहाड़ में क्यों नहीं हो सकते हैं? हमारे पहाड़ की गाड़ियां क्यों साफ सुथरी नहीं हो सकती हैं? तो उन ड्राइवरों की ट्रेनिंग, साफ सुथरे कपड़े हो, दाढ़ी अच्छी बनी हो। जो ढाबे में लोग काम करते हैं उनको ट्रेनिंग की आवश्यकता है कि गिलास कैसे पकड़ने हैं, चाय कैसे सर्व करनी है। तो थोड़ा सा इस ओर हम लोग एक बहुत बड़े वे में हम लोग इस तरफ बढ़ रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि पहाड़ के यूथ आके इस फैसिलिटी का लाभ उठाएं। हमारे पास अच्छे एक्सपर्ट हैं, हमने उनको बुलाएंगे, जो होटल इंडस्ट्री के लोग हैं वो उनको ट्रेन करेंगे। तो इस तरह से मैं चाह रहा हूं कि एक नई क्रांति पहाड़ में आए, जिससे लोग, वहां का जो यूथ है वहीं रहे, वहीं काम करे। देखिए बहुत अच्छी आबो हवा है,
और अभी कुछ दिन पहले जब मेरी मुख्यमंत्री जी से माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई थी, तो मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट करी थी। मैंने कहा आप एक काम कर दीजिए, पहाड़ों में सड़कें चली गई हैं, बिजली चली गई है, 4G की फैसिलिटी इतनी बढ़िया है कि हमारे जौलीग्रांट कैंपस से बढ़िया 4G कनेक्शन मुझे अपने तोली गांव में मिलता है। अच्छा, नेटवर्क बहुत अच्छा है। तो पहाड़ में अब एक दिक्कत है पीने के पानी की। मैंने कहा साहब अगले आने वाले 5 साल 10 सालों में सिर्फ पीने के पानी पहुंचाने पर अपना ध्यान कंसंट्रेट कीजिए, तभी वहां पे छोटे छोटे अच्छे होटल भी खुलेंगे। देखिए होटल खुलेगा तो उसमें पानी तो चाहिए ना, वेलनेस सेंटर खुलेगा तो पानी चाहिए, योग का सेंटर खुलेगा तो पानी चाहिए। तो उन्होंने उस पर उन्होंने कहा कि नहीं विजय जी, हम आगे जो है अगले 5 साल हम सिर्फ इसी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, और उसके लिए शायद जो स्कीम भी सरकार ने बनाई है कि जगह जगह पानी पहुंचे और नए नए एडवेंचरस गेम वहाँ पहाड़ में हो। बहुत अच्छी अच्छी वैलियां हैं जहाँ पैराग्लाइडिंग बहुत अच्छी हो सकती है। जी जी। तो उस तरफ ध्यान देना चाहिए, नेचर की तरफ, नेचर के साथ हम रहें। तो इस और हमारी यूनिवर्सिटी आगे बढ़ के हम लोग चाह रहे हैं कि उत्तराखंड के यूथ को हम लोग उनकी हैंड होल्डिंग कर सकें, उनको ट्रेन कर सकें, ताकि वो उनको नीचे ना भागना पड़े। एक ये पूछना था धस्माना जी, आपके कोई अभी ये प्लान है कि पहाड़ में रिमोट एरियाज में हेल्थ सेंटर खोले जाएं? आप इतना काम कर रहे हैं तो हेल्थ सेंटर भी अगर कोई हो रिमोट एरिया में तो प्लान आपका? देखिए अभी हमने जो एक सेंटर तो हमारा तोली गांव में चल रहा है। क्या है, इस समय क्योंकि पॉपुलेशन बहुत दूर दूर छितरी हुई है और हर गांव में सेंटर खोलना बड़ा एक मुश्किल है, क्योंकि उस गांव में लोग 5 7 10 15 लोग हैं, तो वायबल भी नहीं होगा इस समय। देखिए जो पलायन हुआ वहां से, इनकम सबसे पहले तो नो डाउट कि लाइफ वहां बहुत डिफिकल्ट रही है पहले। अब तो लाइफ काफी इजी हो गई है। मैं अगर देखता हूं तो अब तो हर गांव में जैसे कर रहा हूं, सड़कें चली गई, मोटरसाइकिल लोग अपने अपने घरों में ले जा रहे हैं। तो लाइफ थोड़ा सा इजी तो हो गई है, लेकिन अब क्योंकि एक वायबल सेंटर के लिए, एक कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे भी सेंटर चलाने के लिए अभी वहां पॉपुलेशन छितरी बितरी है। पहली चीज होनी चाहिए वहां हम एक इनकम जनरेशन का वहां ऐसा साधन करें कि लोग वहां टिकें धीरे धीरे। अब देखिए मैं आपको, अब लोग हम कहते हैं साहब कि डॉक्टर पहाड़ में नहीं जा रहा है। अरे भाई, जिस डॉक्टर ने 11 साल पढ़ाई करी है, आप मेडिकल की पढ़ाई आसान नहीं है, 4.5 साल MBBS करो, फिर उसके साथ 1 साल इंटर्नशिप करो, फिर PG करो, फिर कोई अगर DM MCH करता है, अब उस डॉक्टर को अगर वहां 15-20 रुपए 50 रुपए फीस भी नहीं मिलेगी तो कौन जाए? आप बताने कौन जाएगा वहां? तो एक, अब हर आदमी डे वन से तो चैरिटी नहीं करता ना, उसकी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका अपना परिवार है, अपने माँ बाप हैं, तो वो भी सब देखना पड़ता है। तो जब तक वहां की, देखिए वहां का जब तक इनकम जनरेशन का सोर्स वहां नहीं होगा तो वहां फैसिलिटी डेवलप करना मुश्किल होगा, अच्छे स्कूल भी खुलना मुश्किल होगा, प्राइवेट लोग भी। तभी अब हमारा मलेथी में सतपुली से आगे एक स्कूल चलता है, वहां करीब 70-80 बच्चे पढ़ रहे हैं, और वो ऐसे बच्चे हैं कि वो बेचारे 100 रुपए भी नहीं दे सकते फीस। तो हम लोग वहां चला रहे हैं उस स्कूल को, क्योंकि हम लोग सोशल सेक्टर से जुड़े हुए हैं, हम चला रहे हैं। इस समय टेक्नोलॉजी के माध्यम से, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो गया है, जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक ट्रीटमेंट है, वो टेलीमेडिसिन एक बहुत बड़ा विकल्प उत्तराखंड के लिए बन सकता है। टेलीमेडिसिन, टेली एजुकेशन, हम लोगों ने अभी टेलीमेडिसिन की फैसिलिटी तोली में शुरू करी है और यहाँ भी हम लोगों ने शुरू कर दी है। हम लोग अभी 3-4 अपने टेलीमेडिसिन के सेंटर एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं पहाड़ों में, एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे। और इसको मैं समझता हूँ, जैसे सरकार की भी स्कीम है कि वो जगह जगह छोटे छोटे हेलीपैड बना रहे हैं, तो एयर एम्बुलेंस की जो एयर एम्बुलेंस की जो सेवाएं होंगी, अगर किसी मरीज को नीचे लाना पड़ता है, क्योंकि देखिए ऑपरेशन करना, उसके लिए OT तैयार करना, उसके लिए उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, अभी न तो सरकार तो चलो अपनी ड्यूटी कर रही है, बेचारे वो लोग तो करते ही हैं, तो उसको कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे चलाना बहुत बड़ी महाभारत है। तो हम छोटे छोटे जो हेलीपैड बने, मोबाइल हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, और मैं जब बार बार ऊपर पहाड़ों में जाता हूं तो मैं देखता हूं गवर्नमेंट का बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेड पड़ा हुआ है। बिल्डिंगें बन रखी हैं, वो बिल्डिंगें यूटिलाइज नहीं हो रही हैं,
मतलब मैं इसको क्रिटिसाइज के रूप में मत देना, मेरा तो देखता मेरा ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन, हाँ मेरा ऑब्जर्वेशन है। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट का है जो यूटिलाइज नहीं हो रहा है, मैं आज के इस वेबिनार के माध्यम से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर वो गवर्नमेंट ओपन होती है और कोई इस तरह की वॉलंटियर सोसाइटीज हैं, वॉलंटियर संस्थाएं हैं जो नो प्रॉफिट नो लॉस के बेस पे वहां पे क्लिनिक चला सकती हैं, वहां पे एजुकेशनल एक्टिविटी कर सकती हैं, वहां के यूथ डेवलपमेंट के लिए कुछ काम करती हैं, वहां के महिलाओं के लिए कुछ काम करते हैं, वहां के बच्चों के लिए कुछ काम करते हैं, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर को यूटिलाइज किया जाना चाहिए। ये हमारे टैक्स पैसे से बना हुआ है, तो ये बिल्डिंगें यूटिलाइज होनी चाहिए, ताकि जो है जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हम लोगों की इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बढ़ जाएगी तो हम लोग इस पे यहाँ पे अच्छे टेलीमेडिसिन सेंटर खोल सकते हैं, अच्छे हेल्थ सेंटर खोल सकते हैं, अच्छा स्कूल खोल सकते हैं। नो इवन some of the centers we can run free of cost. We don't want any money from the people of the mountain. They need help, and we are willing to provide our help free of cost to them. वेरी गुड। धसवाना जी, आपसे आज आपने बहुत डिटेल में बात किया, कोविड से लेके हॉस्पिटल से लेके खास करके जो पहाड़ों के बारे में आपने बात करी, उसको सुन के आज हम सबको काफी इंटरेस्टिंग लगा, काफी आनंद आया, और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू फॉर टेकिंग आउट सो मच टाइम फॉर अस। ना मैं पायनियर का तहे दिल से आभारी हूं कि आज ये इस तरह का प्लेटफॉर्म आपने मुझे दिया बोलने के लिए, और कभी भी आप स्वतंत्र है, फ्री हैं, कभी भी कोई हमारी तरफ से कोई किसी भी तरह की कहीं पे हेल्प चाहिए, चाहे वो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से हो, तो हम यहाँ पर हैं। लोगों का क्या परसेप्शन है, लोगों को क्या एजम्पशन उन्होंने कर रखा है, ये मैं समझता हूँ एक हम सबकी जिम्मेदारी की वो परसेप्शन लोगों के नहीं बने। और मेरा ये सोच है कि सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। तो हम अगर अपना काम अच्छे ढंग से करते रहेंगे तो धीरे धीरे जो नेगेटिव फोर्सेस भी होती हैं वो भी समझ जाते हैं कि नहीं भाई, इंटेंशन इन लोगों का ठीक है। तो एक अच्छे इंटेंशन से कोई भी हो, चाहे जिस भी क्षेत्र में हो, आप पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, हम हेल्थ के सेक्टर में हैं, एजुकेशन के सेक्टर में हैं, तो जितने भी लोग उनका इंटेंशन अगर सही होगा तो रिजल्ट बुरा नहीं होगा, रिजल्ट हमेशा अच्छा होगा। और एक लार्जर इंटरेस्ट में, पब्लिक के लार्जर इंटरेस्ट में, उनके हित के लिए हमेशा एक अच्छी सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आगे काम कर रहे हैं। आज आपने मुझे बोलने का मौका दिया अपने इस पायनियर अखबार का जो प्लेटफॉर्म है, तो उसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूं, और उम्मीद करता हूं कि इसी तरह से हम लोग एक साथ मिलकर के कुछ सामाजिक क्षेत्र में कुछ काम हो जाए, खास करके उन लोगों के लिए जिनको आवश्यकता है। और एक बार पुनः मैं सब लोगों से जो आज इस प्लेटफॉर्म से मेरी बात सुन रहे हैं, कोविड को हम लोग हल्के में न लें, सोशल डिस्टेंसिंग जरूर रखें, ऑफिसेज में भी हम लोग दूर दूर बैठ के बात करें, अभी पार्टियां ना हो तो बहुत अच्छा रहेगा। वैक्सीन कब आएगी अभी किसी को मालूम नहीं है, वो वैक्सीन कितनी इफेक्टिव होगी अभी हमको नहीं मालूम है। साइंटिफिक दुनिया भर के साइंटिस्ट इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो हमारा मेन मकसद होना चाहिए कि न तो ये वायरस से हम लोग ग्रसित हों, और अगर किसी कारणवश हमें वायरस लग गया है तो हमसे फिर किसी दूसरे को न फैले। और समय पे हम लोग अपना चेकअप करा दें कि कोविड है या डेंगू है या नॉर्मल फ्लू है या स्क्रब टाइफस है या कोई और दूसरी बीमारी तो नहीं है। इसमें घबराएं नहीं, लोग आगे आए, अपना टेस्ट करवाएं और फिर अपनी सावधानी बरतें। एक बार पुनः मैं आपका आभारी हूं, आपने मुझे मौका दिया आज बोलने का, और धन्यवाद। धन्यवाद धसवाना जी, थैंक यू। नमस्कार सबको, थैंक्स, नमस्कार।